अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड शो विद डॉक्टर सनिया बशीर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इस हफ्ते इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिस्कस कर रहे थे और इसी की कंटिन्यूएशन में हमारा ये पूरा मंथ जो है हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपकी तमाम क्वेरीज़ जो A to Z आप लोग हमसे पूछना चाहते हैं, आप लोग समझना चाहते हैं, आपको उनका हल मिल सके और आपको ये बात समझ में आ सके कि आखिर ये डायबिटीज़ और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन डेफिशिएंसी ये तमाम चीज़ें आखिर क्या हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक वाइज सेशंस अच्छे लग रहे होंगे और डेफिनेटली मुझे आपके फीडबैक्स मौसूल हो रहे हैं आपके इनबॉक्स से और व्हाट्सएप मैसेजेस से। हमें पता चलता रहता है कि आप लोग कितना ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं और हमारा जो थीम है डायबिटीज़ टेलीकेयर की, एजुकेशन, केयर एंड प्रिवेंशन, सो हम अपने तीनों मोडालिटीज़ को साथ लेते हुए आप लोगों के दरमियान काम कर रहे हैं और एजुकेशन इसमें हमारा सबसे बड़ा मोटो है कि हम इस एजुकेशन को साथ चलाते हुए हम केयर और प्रिवेंशन दोनों पे काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले हफ्ते हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था आपको और बताया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है और अगर हो जाए तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस नज़र आती हैं। अगर किसी ने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है तो प्लीज़ हमारी तमाम वीडियोस डायबिटीज़ टेलीकेयर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, आप इसको ज़रूर देखिए और मुझे उम्मीद है कि आप जब उसे शुरू से देखना शुरू करेंगे तो आपको वो तमाम बातें समझ भी आएंगी और डेफिनेटली जो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हो सकता है कि वो आपको, अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें समझ ना आए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी तमाम न्यू यूज़र्स से, न्यू सब्सक्राइबर्स से कि वो पहले हमारी पिछली वीडियोस ज़रूर देखें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप किसी सूरत भी मिस ना करें कि आया डॉक्टर सनिया ने कोई प्रोग्राम अपलोड किया है या नहीं किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे। टुनाइट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर वो कौन लोग होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिस्क पर होते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से होने वाली मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन हमारे सामने ये सवाल आता है कि क्या आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिस्क पे मौजूद हैं या फिर हमारे वो पेशेंट्स जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर मुझे डायबिटीज़ क्यों हो गई, क्यों मेरे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गई, आखिर क्या वजह थी। तो कुछ 13 to 14 रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी डिस्कशन आज मैं आपके सामने करूंगी और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम ये डिस्कस करेंगे कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है और इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से हैं और क्या ये वाकई ज़रूरी है कि हमें इसे डायग्नोस करना चाहिए या कोई और तरीके भी हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि एक पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुई है। कीप फॉलोइंग अस। सबसे पहले हमारे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो रिस्क है वो आप सब जानते हैं, वो है मोटापा। तो तमाम वो हजरात जो इस वक्त डायग्नोस नहीं भी हुए हैं, जिनको ज़ियाबतीस नहीं भी है, अब चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो मिडिल एज में हों, चाहे वो बूढ़े हों, अगर उनका वज़न अपनी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है और वो मोटापे की कैटेगरी में आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, शायद हमारे जो लेमैन होते हैं या जो हमारे आम लोग होते हैं जिनको ज़्यादा इल्म नहीं होता कि आखिर ये पता कैसे चले कि मैं मोटापे का शिकार हूँ। वैसे तो देखने में हमें पता चल जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ें जो हैं उसका जब तनासुब निकाला जाता है, यानी कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट का जो असेसमेंट की जाती है उसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI। तो मैं तमाम यूज़र्स से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपना BMI कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आप अंडरवेट हैं, नॉर्मल हैं, ओवरवेट हैं या ओबेसिटी यानी कि मोटापे की कैटेगरी में आते हैं। तो वो तमाम लोग जो ओवरवेट या ओबेसिटी के कैटेगरी में हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि इंसुलिन जो है अपने जो रिसेप्टर लेवल्स हैं, यानी कि जो पट्टे हैं हमारे और जो हमारा जो जिगर है और जो हमारे चिकनाई वाले सेल्स हैं जिनके डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं,
उनमें उसका इंसुलिन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। किस वजह से? मोटापे की वजह से। जहाँ हम मोटापे की बात करते हैं वहीं पर एक बहुत ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं कि एक वो इंसान जो लिमिट से ज़्यादा खाता है। यस, बाज़ औक़ात चीज़ें जेनेटिकली भी होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी डाइट पे शुरू से ही कंट्रोल नहीं रख रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान भी हैं, फिर भी अगर आप ओवर लिमिट अपनी जो है वो ईटिंग की कर रहे हैं, आप जंक फूड्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आप प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आप जो है वो फ्राइड फूड्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जिनका मतलब कोई लिमिटेशंस ही नहीं है, सारा दिन जो है वो पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़, ये सब चीज़ें अगर आपकी चलती रह रही हैं, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा रिस्क पे हैं कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करने के दौराए पे खड़े हैं। तो प्लीज़ ओवर ईटिंग किसी भी कहते हैं कि बचपन से लेकर, यानी कि इवन बच्चों में भी हम कहते हैं कि आप ओवर ईटिंग ना करें, नॉर्मल हेल्दी डाइट खाएं, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी प्रोटीन्स आपकी रिक्वायरमेंट है, गुड कार्ब्स आपकी रिक्वायरमेंट है, गुड फैट्स आपकी रिक्वायरमेंट है, वो खाइए, लेकिन अपनी लिमिटेशंस को रख के खाइए, ठीक है जी। तो ओबेसिटी एंड ओवर ईटिंग, लेकिन जहाँ इन दोनों की बात करते हैं वहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप एक सुस्त पने वाली लाइफस्टाइल में रहते हैं, जिसमें मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को पॉइंट आउट ज़रूर करूँगी जो वर्किंग तो हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ है वो 9 से 5 वाली ड्यूटी पे जो है वो मुसल्लत हुई है, और जब वो थके हारे घर पहुंचते हैं तो खाना, टीवी देखना और फिर उसके बाद जाके सो जाना, मतलब उनकी ज़िंदगी में मुतहरिक पना नहीं है। वो सुबह उठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं या वट एवर आपका जो भी ट्रांसपोर्ट सर्विस है आपने उसे यूज़ किया, आप अपनी जगह पे जाके बैठ गए, आप 5 बजे तक उसी सीट पे बैठे हुए हैं, तो आपका लाइफस्टाइल सिडेंट्री कहलाता है, यानी कि आपकी लाइफस्टाइल में कोई वॉक, कोई एक्सरसाइज शामिल नहीं है। तो आप एक बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं कि आपको आगे जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। और आप सब जानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ डायबिटीज़ नहीं करवाती, बल्कि मल्टीपल इश्यूज़ जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से हो जाते हैं, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था। फिर इसके बाद हमारे पास जो चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसे शायद हम इनिशियल लेवल पे, या अगर मैं इस चीज़ को बताना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि जो यंग लोग होते हैं, और आजकल जो हमारा कोविड का जो पेंडेमिक से हम गुजरे हैं, उसमें ख़ास तौर पे लोगों की जो रूटीन है वो नाइट टाइम जागने की और दिन में सोने की। यस, हम सारी ज़िंदगी जो है वो लोगों को कहते हैं कि हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बैड। इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा ना। यस, दिस इज़ द रीजंस कि आपकी जो बॉडी है अल्लाह ताला ने जो बनाई है, बीइंग अ मुस्लिम हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला ने दिन को कामों के लिए बनाया है और रात आराम और इबादत के लिए बनाई है। तो ऐसा बनाने के पीछे अल्लाह ताला का कोई ना कोई मकसद है। हमारे जो जिस्म है वो उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। हमारे जिस्म में रात सोने के अमल के दौरान बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमारी रात सोने को आरामदेह भी बनाते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हुआ है, आप या तो ओवर स्लीप कर रहे हैं या अगर आपकी स्लीप बहुत कम है, तो आपका जो हार्मोनल सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है और उसके नतीजे में आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका स्लीपिंग साइकिल अगर डिस्टर्ब है, यानी कि मैं अगर उन तमाम लोगों से मुखातिब होती हूँ, और मुझे फीडबैक दीजिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप वो लोग जो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हैं, क्या मैं वो तमाम रिस्क फैक्टर्स जो यहाँ पर बता रही हूँ, क्या आपके अंदर वो रिस्क फैक्टर मौजूद है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं, क्योंकि जहन में यही होता है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए जो इम्पॉर्टेंट रिस्क है वो ये है कि हमारी तो फैमिली में डायबिटीज़ है, हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहिबा मौरूसी है ज़ियाबतीज़, हमारे तो खून में है कि हमें तो डायबिटीज़ होगी, मुझे भी है, मेरे बच्चों को भी हो जाएगी। तो ये चीज़ें, लेकिन एक तरफ वो कैटेगरी भी मिलती है जो ये कहती है कि डॉक्टर साहब पता नहीं कहाँ से ये शुगर आ गई, जबकि हमारे ख़ानदान में किसी को नहीं है। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, अगर आप वो कैंडिडेट हैं कि आपके ख़ानदान में किसी को भी शुगर नहीं है और आप ऑल ऑफ अ सडन टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो गए हैं, तो देखिए, जानिए कि पीछे इसका क्या रीज़न है। कहीं आप उन रिस्क फैक्टर्स से गुजर के तो नहीं आए जो मैं यहाँ बता रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि अपने आप को बचाना चाहते हैं। अगर आप इन रिस्क फैक्टर्स को जान लेते हैं तो आप अपने आप को इंसुलिन रेजिस्टेंस की डेवलपमेंट से बचा भी सकते हैं और
आप आने वाली तमाम पेचीदगियों से भी बच सकते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए, सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अपनी जो प्रिवेंशन की मोडालिटी है उसको भी बरकरार रखते हुए आप लोगों को डायबिटीज़ की डेवलपमेंट से भी बचा लें। यानी कि वो लोग जो इस वक्त हेल्दी हैं, जो इस वक्त प्री डायबिटीज़ का शिकार है और अगर इनको तमाम ये वाले रिस्क फैक्टर्स हैं, तो प्लीज़ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, अपने आप को अपने वज़न को नॉर्मलाइज कीजिए, अपनी डाइट पे तवज्जो दीजिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में ज़रूर ये बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे ख़ास तौर पे तवज्जो दी जाए तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की डेवलपमेंट से भी बच सकते हैं। सो बैक टू द टॉपिक। यस, हमने स्लीप को डिस्कस कर लिया। अच्छा, वो लोग जो मोटापे के साथ साथ उनको स्लीप एपनिया रहता है। यस, स्लीप एपनिया वो होता है कि सोने के दौरान खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं। खराटे इसलिए आते हैं कि वो नेज़ल ब्रीदिंग जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही होती है, जिसे हम यूजुअली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। उसकी वजह से उनको होता क्या है कि वो नींद में खराटे का शिकार होते हैं। तो ऐसे लोग भी, अब ये नहीं है कि हर वक्त हम यही कहें कि आप, अगर आपको फॉर एग्जांपल आप एक बिल्कुल नॉर्मल है, वेट भी बिल्कुल नॉर्मल है और किसी और वजह से आपको स्लीप एपनिया हो रहा है, आपको नेज़ल ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है सोते वक्त और आप खराटे का शिकार हो जाते हैं, रात को खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं, गैर मामूली आते हैं, तो आप प्लीज़ अपने आप को असेस ज़रूर करवाइए, आप अपना वर्कअप ज़रूर करवाइए कि आखिर कोई ऐसा रिस्क फैक्टर मेरी बॉडी में छुपा हुआ ना हो कि जिसकी वजह से मुझे आगे जाके परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है जी। अच्छा जी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो ये होती है कि वो तमाम पेशेंट्स जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, यस, नाउ मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जो इस वक्त हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म का शिकार है। आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि थायराइड हार्मोन, ठीक है, उसका लिंक कहीं ना कहीं इंसुलिन सेंसिटिविटी से होता है, यानी कि इंसुलिन के काम करने की सलाहियत मुतासर हो जाती है। तो वो लोग जिनके बॉडी में थायराइड हार्मोन या तो कम हो गए हैं या थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा है, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म का शिकार है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ख़ास तौर पे अपना जो एक रूटीन वर्कअप होता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप तो नहीं हुई या इंसुलिन की सेंसिटिविटी मुतासर तो नहीं हुई, तो उसके लिए कंप्लीट वर्कअप अलग से होता है। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रेगनेंसी। अच्छा, प्रेगनेंसी में वैसे तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस नॉर्मली फिजियोलॉजिकली भी इंसुलिन की जो काम करने की सलाहियत है वो प्रेगनेंसी में थोड़ी सी मुतासर हो जाती है, यानी कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आपके अंदर प्रेगनेंसी भी, मतलब प्रेगनेंसी के साथ साथ कुछ रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं जिसमें ख़ास तौर पे आपका लाइफस्टाइल, आपकी ओबेसिटी, प्रेगनेंसी के दौरान एक फिजियोलॉजिकल वेट गेन होना नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपने कंसीव करने से पहले ही आप ओबीस कैटेगरी में आ रहे थे या आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री है, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब वो और ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो फिर एंड अप होते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ में। तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हुआ कि प्रेगनेंसी में, मतलब हमारे तो कभी शुगर किसी को नहीं रही और मैं तो बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हुई और वो शुगर इतनी बढ़ गई कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो प्रेगनेंसी के दौरान वैसे भी हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ावा होता है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा डेवलप हो जाए कि आप प्रेगनेंसी के दौरान आपने अपना लाइफस्टाइल पे तवज्जो नहीं दी, आपने ओवर वेट पुट ऑन कर लिया, ना सिर्फ बेबी की वजह से बल्कि अपनी लाइफस्टाइल की वजह से भी, तो क्या हुआ, या फिर अगर आपकी पिछली कोई हिस्ट्री है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर रह चुकी है, तो डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस सेकेंड प्रेगनेंसी में और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वन ऑफ द रीज़न के जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। इसके बाद अगर हम इस चीज़ को इग्नोर तो नहीं करते, लेकिन अगर आपकी एज जो है वो 50 प्लस है, तो आपके अंदर नॉर्मली भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी जो इंसुलिन के जो काम करने वाले रिसेप्टर्स हैं उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी मुतासर हो जाती है एंड डेफिनेटली फिर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ चले जाते हैं। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है, वो है जेनेटिक्स।
दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट जो हर बंदा जानता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया कि मौरूसी ज़ियाबतीस, ख़ानदान में डायबिटीज़ चल रही है। लेकिन यहाँ इस स्टेज पे मैं हमेशा एक बात रिपीट करती हूँ, जब मैं टाइप 2 की बात करती हूँ, जब मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करती हूँ, जब मैं फैमिली हिस्ट्री की बात करती हूँ, तो मैं ये ज़रूर अपने तमाम पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप अगर अपनी फैमिली हिस्ट्री की वजह से डायबिटीज़ का शिकार हो गए हैं, तो कल को आप अपने बच्चों के लिए भी फैमिली हिस्ट्री बन जाएंगे। तो आज से अपने बच्चों के लिए स्टेप उठाइए, आज से अपने बच्चों को फिज़िकली एक्टिव बनाइए, आज से अपने बच्चों को सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तरफ जो है वो राग़िब करें। आज से अपने बच्चों को जंक फूड अवॉइड करवाएं, आज से अपने बच्चों को हेल्दी डाइट की तरफ लेकर जाएं, ताकि कल को कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चे खड़े हो जाएं कि हमारी तो फैमिली में डायबिटीज़ है। तो ये प्रिवेंशन आप और हम मिलके करेंगे। हम आपको अवेयर कर रहे हैं, हम आपको आगाही दे रहे हैं कि मेरे वो तमाम पेशेंट्स जो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हैं, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हैं, तो अपने आने वाले कल को बचाइए। आप आगे बढ़ते हैं कि कुछ वजूहात इन तमाम चीज़ों के अलावा, ये तमाम चीज़ें तो वो हैं कि जहाँ पर हमारे लिए प्रिवेंशन पॉसिबल है, ठीक है, सिवाय एज के और फैमिली हिस्ट्री के। जितनी बातें मैंने बताई हैं आपको कि प्रेगनेंसी के दौरान आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लें, थायराइड के प्रॉब्लम्स के साथ आप अपना अगर वर्कअप कंटिन्यू रखेंगे तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की डायग्नोसिस भी कर लेंगे, उसको प्रिवेंट भी कर लेंगे। लेकिन जहाँ बात आती है कुछ नॉन मॉडिफाइबल चीज़ों की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कैटेगरी है वो है कि लबलबे की अपनी कोई बीमारी हो जाना। यस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी जो इंसुलिन, हमारी जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, वो मैदे के पीछे एक छोटा सा गुदूद है जिसे हम लबलबा कहते हैं, जिसे हम पेंक्रियाज कहते हैं। वो पेंक्रियाज अगर अपनी वर्किंग कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना शुरू हो जाए, और ये कब होता है? लबलबे में कोई इन्फेक्शन शुरू हो जाए, ठीक है। लबलबा जब इरिटेट हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, तो बाज़ औक़ात उसकी हार्मोन्स की प्रोडक्शन अनइवन ज़्यादा हो रही होती है। अनइवन ज़्यादा होने की वजह से जब उस, जैसे कि आपको एग्जांपल पिछली वीडियो में दी गई थी कि जब बहुत ज़्यादा जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन हो जाएगी बगैर ग्लूकोज के सिग्नल के, क्योंकि इंसुलिन तो आपके खाने में जो शुगर मौजूद होती है, जो ग्लूकोज मौजूद होती है, उसके सिग्नल से सिक्रीट होता है। लेकिन जब वो बगैर ग्लूकोज के अनइवन जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो वो इंसुलिन फिर काम करने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। इन द सेम वे अगर पेंक्रियाज का कोई कैंसर डेवलप हो जाए, पेंक्रिएटिक कैंसर, लबलबे का कैंसर, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि ज़ाहिर है इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एक आम पेशेंट है, सिंपल पेंक्रिएटिक ट्यूमर हुआ है, तो ऐसे लोगों में इंसुलिन का ज़्यादा होना बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स क्रिएट करता है, और उसमें सबसे टॉप पे ही होता है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो जाता है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस तो कर रही है, लेकिन उसकी ग्लूकोज अपटेक जो है वो वैसे ही ज़्यादा हो गई है। रेजिस्टेंस तो वो बाद में क्रिएट करेगी, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी चेक करना पड़ता है और हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना होता। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट स्टेप में हम ज़रूर देखेंगे कि आखिर वो कौन सी अलामात हैं कि जिसमें आप इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन के लेवल्स टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। ख़ास तौर पे जो है ये वाला जो स्टेज है जो पैंक्रियाटिक कैंसर का है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉट वेरी कॉमन, रेयर है, लेकिन इट्स वन ऑफ द एंटिटी कि हमें फास्टिंग इंसुलिन की तरफ जाना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। सो ये वाली चीज़ें हैं। अच्छा, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि ऑक्यूपेशन के लिहाज से भी बड़ी कॉमन है कि हमारे वो लोग जो जिनका जो प्रोफेशन है, जो ऑक्यूपेशन है वो किसान का है, वो उनका जो ताल्लुक़ रहता है वो पेस्टिसाइड से, केमिकल्स से रहता है, तो उस तरह के असरात भी जब वो मुसलसल उसके साथ एक्सपोज रहते हैं तो उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लास्ट है कि एक रिस्क फैक्टर कि जिसमें हमारे वो लोग जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं, और ख़ास तौर पे डाउन सिंड्रोम के पेशेंट। यस, मुझे अंदाज़ा है कि हमारे सुनने वालों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जानने वालों में कहीं ना कहीं कोई डाउन सिंड्रोम का शिकार होगा। तो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और वो एंड अप हो जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की फॉर्मेशन एंड मल्टीपल अदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो आज की वीडियो में मैं बताना ज़रूरी समझती थी कि इसमें वो छोटी छोटी बातें हैं जो हम शायद नॉर्मली कर रहे होते हैं और फिर वो जब एक रूटीन बन जाती है, ख़ास तौर पे इसमें जो सोने की आदत है, जो लेट नाइट जागने की आदत है, जो लेट स्लीपिंग की आदत है कि देर सवेर तक जो है वो सोते रहते हैं, तो उनमें जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो फिर आगे जाके नज़र आती हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बगैर किसी वजह के, बगैर किसी फैमिली हिस्ट्री के, बगैर मोटापे के, बगैर सेडेंट्री लाइफस्टाइल के, आपका सिर्फ सोने का रूटीन ही आपको रेजिस्टेंस की तरफ लेकर जाता है। तो आई होप कि आज का टॉपिक जो है वो आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं कंसाइज करके टू द पॉइंट जो है वो टॉपिक पे बात करूं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत हद तक क्लियर भी हो जाए और इंशाल्लाह मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ को समराइज़ करेंगे कि आखिर सीरम फास्टिंग इंसुलिन क्या होती है और कब इंडिकेट की जाती है, होमा IR क्या होता है और कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हो जाए तो फ़ौरन से हमें जो है वो वर्कअप कराना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें हैं जो हम प्रिवेंशन के तौर पे और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टॉपिक का एंड करते हैं इस लास्ट मैसेज के साथ कि ज़ियाबतीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी सेहतमंद बनाइए। और आज का स्पेशल मैसेज है कि अपने बच्चों के लिए फैमिली हिस्ट्री ना बने, अपने बच्चों को आज बचाइए ताकि आपका कल इत्मीनान और सेहत बख्श गुजरेगा। इंशाअल्लाह ताला अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे मिलते हैं, वीकेंड विद डॉक्टर सनिया बशीर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।